उनका सम जीरो हो जाएगा। अब कह दो बैलेंस कर रहे तो बैलेंस, यार एक बात बताओ, हम पे कोई फोर्स लगेगा तो एक इधर लग रहा है इधर लग रहा है, बैलेंस करके। कुछ लोग कहेंगे सर कॉपर को मारेंगे तो बहुत मजा आएगा, बिल्कुल वही ईमान निकल आएगा। क्यों होगा उसमें इनर्शिया? हमारा काम ही है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, ऊपर तक लेके जाना, सब गर्दा गर्दा कर देना, ठीक है? ऐसे किया ना जैसे ऐसे फिसल जाओ, मुंह टूट जाए, दांत गिर जाएगा, शादी भी नहीं होगा, सामान लेने जाते कमीशन खाते। मतलब नहीं समझ में आ रहा गुरु जी, मतलब समझाओ। इतने क्वेश्चन कराएंगे गर्दा उड़ा देंगे। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम रफ्तार सीरीज में लेके आया हूं एक और धमाकेदार झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ द मोशन। डायनेमिक्स ऑफ द मोशन होता क्या है? आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉज ऑफ द मोशन। क्या क्या होता है? आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी बॉडी पे लगता है फोर्स, तो होता क्या है, मतलब फोर्स कैसे किसी बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है, ये सारी बातें जानेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको प्यार से लोग बोलते हैं NLM। क्या बोलते हैं? NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या वो बताते हैं, फिर आज बताएंगे क्या पढ़ेंगे आज के दिन। तो भैया यहां पढ़ते क्या क्या है भाई साहब? यहां पढ़ेंगे पहले NLM। वाह, मान गए गुरुजी। हम लोग पढ़ेंगे क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, मतलब कौन कौन से लॉज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? फिर जानेंगे हम लोग क्या होता है मुक्त पिंड आरेख। क्या? फिर हम लोग जानेंगे FBD क्या होता है, मुक्त पिंड आरेख किसको बोलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन। तुम बहुत क्यूट हो बाबू, तुम्हारे लगा दें टीका, नहीं नजर लग जाएगी, काला टीका लगा दें। एक दिन लगाए थे तब ठीक थे, आज फिर लगा दे, नजर लग जाएगी तुमको, है ना? हाँ, इसे लगा दे, लंबा लंबा टीका लगा दे, मान्या सुरवे बना दे तुमको, बहुत से बेटा। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, टाइम पास ना करो। कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे भैया? कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज मतलब क्या क्या होगा यहां पे? यहां पे बहुत धमाल होने वाला भाई साहब। इतने क्वेश्चन कराएंगे गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे आप? क्या कराएंगे आप? कम से कम 200 क्वेश्चन कराऊंगा। पुली ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा, फिर वेज ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा, फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा। अरे बहुत सारा करा देंगे। नहीं, वेज ब्लॉक के बाद स्प्रिंग ब्लॉक होगा, फिर क्या होगा? फिर इसके बाद शुरू होगा बहुत भयानक कार्यक्रम। वो क्या है? उसके बाद शुरू होगा स्यूडो फोर्स। ये क्या होता है? होता है कुछ, क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो बेटा अपने आप एक चैप्टर है। फ्रिक्शन में जितना ऊपर पढ़ोगे सबका भरपूर यूज होगा, सबका भरपूर यूज होगा। भरपूर यूज होगा, सबका भरपूर नहीं, सबका भरपूर यूज होगा, पूरे का भरपूर यूज होगा फ्रिक्शन में। उसके बाद पढ़ोगे एक नई चीज, बढ़िया चीज, धमाकेदार चीज। क्या है इसका नाम? इसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या नाम है? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गजब चीज है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में। अब पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यहां पर। यही के बाद हम लोग खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, फिर पहुंचेंगे वर्क एनर्जी में। खैर, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ोगे? प्लेन रोड पे गाड़ी कैसे मूव करती है, हॉरिजॉन्टल रोड पे मतलब गाड़ी कैसे मूव करती है, इंक्लाइन पे कैसे मूव करती है, साइकिलिस्ट कैसे मूव कराता है अपने आप को, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाला जो रस्सी घुमा देते वो सब क्या होता है, ये सारा कुछ जानेंगे इसमें। ठीक, चलो फिर आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी ये बताइए। आज देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, हमारा काम ही है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, ऊपर तक लेके जाना, सब गर्दा गर्दा कर देना। ठीक है, तो भैया आज स्टार्ट करेंगे मास से। सर मास से? हाँ सर, ये तो क्लास 10th में भी नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से कहां तक लेके जाएंगे? वहां तक लेके जाएंगे। मास पढ़ाएंगे, फोर्स पढ़ाएंगे, वेट पढ़ाएंगे, मोमेंटम पढ़ाएंगे, इंपल्स पढ़ाएंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। पहला नाम नहीं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों नियम पढ़ाएंगे आज यहीं अभी। पूरा लेक्चर देखो ध्यान से, हेडफोन लगा लो भैया, पानी वानी बोतल ला के रख लो, सब कुछ बढ़िया से रखो, फिर शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन मास की बात करते हैं। मास क्या होता है? मास क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी।
अच्छा, तुम में से कितने लोगों को लगता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन बॉडी? जिसको जिसको लगता है बताओ। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन जिन्होंने रफ्तार सीरीज में चैप्टर नंबर 1 कर रखा उनको पता है नहीं सर, ये तो डेफिनेशन आपने बताई थी मोल की, मोल की, मोल की, मोल की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन बॉडी होता है मोल का डेफिनेशन। तो मास क्या है? मास, मास इज ए क्वांटिटेटिव, मास इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को मेजर करता है बाबू, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, समझा? अब इनर्शिया क्या होता है यार? जो जिस अवस्था में रहना चाहता है उसी में कंटिन्यू करना चाहता है। आजकल तुम लोग बहुत अच्छा जानते हो, रजाई में हो तो रजाई में रहना चाहते हो, है ना? तो क्या भैया इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है प्रॉपर्टी किसी बॉडी का, क्या? जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज करता है। कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? कितना भयानक तरीके से कोई अपोज करता है स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को। जो जितना भयानक तरीके से स्टेट ऑफ मोशन चेंज को अपोज करेगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, है ना? तो इनर्शिया का जो मेजरमेंट है, इनर्शिया को जो मापता है वो है मास। इनर्शिया क्या है? जो स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज करे उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ग्राउंड में इतनी बड़ी बॉल रखी है कॉपर की, इतनी बड़ी बॉल रखी है रुई की। अब आप जाओ दोनों किक करो, दोनों किक करो, किस वाली बॉल पे किक करने से ज्यादा मजा आएगा आपको? इतनी बड़ी बॉल कॉपर की रखी है, इतनी बड़ी बॉल कॉटन की रखी है, दोनों का अल्फाबेट भी सेम है, कॉपर और कॉटन, सीसी, और आप दोनों को हिट करिए, मारो झम से पैर से, किस बॉल को हिट करने में ज्यादा मजा आएगा? बताना मुझे, किस बॉल को हिट करने में ज्यादा मजा आता है? ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है जिसमें ज्यादा मजा आएगा उसमें ज्यादा एनर्जिया होगा। कुछ लोग कहेंगे सर कॉपर को मारेंगे तो बहुत मजा आएगा, बिल्कुल वही मां निकल आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जिया ज्यादा है, उसने ज्यादा तेजी से अपोज किया तभी ज्यादा मजा आया। अभी सबसे लास्ट वाला जो लॉ पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्यों ज्यादा मजा आया था तुमको। लेकिन इनर्शिया उसका ज्यादा था। अब आइए इसी कड़ी में बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या है? ओए चिंटू मिंटू, हियर वी हैव टू ब्रदर्स, चिंटू एंड मिंटू। दिस इज मिंटू एंड दिस इज कूल चिंटू। ये दो भाई हैं चिंटू और मिंटू। ये क्या कर रहे हैं? ये इसको धक्का मार रहा है इधर, ये इसको इधर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है ना? पढ़ाने क्या जा रहे हैं? पढ़ाने जा रहे हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज पुश और पुल दैट चेंजेस। कोई जरूरी इसको घसीट ले जाए, घसीट दे, कोई जरूरी तो है नहीं। विच टेंड्स टू चेंज और चेंज, हो सकता है घसीट भी दे, हो सकता है ना घसीट पाए। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी को पे जो पुश या पुल लगाते हो वो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। हाथी दौड़ घसीट नहीं सकते तुम, हाथी को घसीटने की नाकामयाब कोशिश कर सकते हैं, घसीट नहीं सकते। लेकिन किसी छोटी सी बॉल को तो घसीट सकते हो। तो आप कोशिश कर सकते हो या आप कर सकते हो क्या? किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज। ये जिसके थ्रू करते हो उसको बोलते हैं फोर्स। हां, फोर्स जो है कभी कभी बॉडी के शेप साइज को भी बदल देता है। मान लो इसको पिचका दिया, किसके लगा दिया फोर्स, तो बॉडी के शेप साइज को भी चेंज कर सकता है। यहां हम शेप साइज के चेंज की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हम तो यहां खाली बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रहा है भैया, बस। तो फोर्स होता है या तो पुश या तो पुल, कुछ और भी हो सकता है बताओ। या तो किसी खींच सकते हो तो दबा सकते हो। तो फोर्स या तो पुश होता है तो पुल होता है किसी बॉडी पे, जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन की चेंज को क्या करता है, करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो फोर्सेस में अगर बात करें, मेन जो फोर्सेस में बात करें वो कौन कौन से फोर्स होते हैं, यहां पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टेंशन की, और किसकी बात करेंगे? नॉर्मल की।
होते बहुत तरह के फोर्स है, बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, हर तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे, हर तरह की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो 4 फंडामेंटल फोर्स बताए थे, नॉर्मल, नहीं 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 सर आप गलत बोल रहे हैं, आपने 4 तरह फंडामेंटल फोर्स बताए थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप बता रहे टेंशन है, ये है, वो है। देखो बेटा, हम जरूरत के हिसाब से फोर्स को क्लासिफाई करेंगे। अभी हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं, जो मेजर जो हमारे काम के फोर्सेस हैं, उनको हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे टेंशन फोर्स को, बताऊंगा किस फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में आता है। फिर हम लोग फोर्स पढ़ेंगे यहां पे नॉर्मल फोर्स। टेंशन स्प्रिंग में भी हो सकता है, रोप में भी हो सकता है। और पढ़ेंगे वेट को, बाद में फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शन वाला टॉपिक शुरू होगा तब। अभी मेजर जो हमारे डिस्कशन के काम है वो टेंशन है, नॉर्मल है और वेट है। इनको ढंग से पढ़ेंगे। ये किस कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक बार क्लियर कर दूं, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्लियर कर दूं। 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 2 तरह के तो आप फील ही नहीं कर सकते। कौन? वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो उनको भूल जाओ। जितने फोर्स तुम फील करते हो उनमें खाली वो 2 फोर्स है। कौन? ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। खाली 2 ही फोर्स तुम फील कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। सारे जो भी तुम यहां पढ़ोगे इस चैप्टर में, जितने फोर्सेस के बारे में तुम पढ़ोगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक होंगे। और बता दें, और आसान कर दें, एक्सेप्ट वेट, जो कुछ है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जो कुछ है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो एक्सेप्ट वेट, जो कुछ फील करते हो, जो कुछ फील करते हो, सब क्या है? सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं बेसिकली, देखा जाए टेंशन फोर्स हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा थोड़ा और एलेबोरेट करें चीजों को। 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हो, 4 में 2 आप समझते ही नहीं हो, तुम्हें फील ही नहीं होता। 2 फील होते हैं, 2 में एक्सेप्ट वेट, जो कुछ फील करते हो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। बस टेंशन मत लो, ज्यादा लोड मत लो बाबू, आंख बंद करके बता दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसे? फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो कुछ तुम फील करते हो एक्सेप्ट वेट, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, अब टेंशन क्या होता है ये बताइए जरा। टेंशन चाहे स्प्रिंग में हो चाहे रस्सी में हो, टेंशन चाहे स्प्रिंग में हो चाहे रस्सी में हो, है क्या चीज ये? होता क्या है? जब किसी रोप को खींचते हो, जैसे ये आदमी खींच रहा है देखो रोप को, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का तुम सेपरेशन चेंज करना चाहते हो। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, इनके बीच का तुम क्या करना चाहते हो? सेपरेशन चेंज करना चाहते हो। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स आ जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स। जब किसी रस्सी को खींचते हो, किसी रॉड को खींचते हो, किसी बार को खींचते हो, किसी सॉलिड बॉडी को खींचते हो, दबाते हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। स्प्रिंग को खींचते हो, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब करते हो, रोप को खींचते हो, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब करते हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है। दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, उस वजह से पैदा होता है। ये पेन में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसे खींचो, हल्की है पेन, तब भी नहीं हुआ, तब भी टेंशन 0 होगा। पकड़ लो ऐसे, ऐसे खींचो तो
तो टेंशन होगा, क्योंकि आप इसको खींच रहे हैं, बड़ा करना चाहते। ये है ऐसे कुछ नहीं, खींचे भी, इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किया, टेंशन आ गया इसमें। क्लियर है? तो टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना। चलो, ओ बेटे बहुत स्मार्ट लग रहा है, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, ये आदमी बैठा है, जानते हो नहीं, ये आदमी बहुत स्मार्ट आदमी है। ये आदमी इस स्टूल पे बैठा है, ये आदमी इस स्टूल पे बैठा है, पोज दे रहा है। ये आदमी स्टूल पे बैठा है, तो इसके बीच में स्टूल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इसके बीच में और स्टूल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो देखो होता क्या है, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां पे रखा है ऐसे जमीन पे, तो इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, स्टूल के मॉलिक्यूल को दबाने की कोशिश करेंगे, जहां रखे होंगे पुश करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो कहेगा दबाओ मत, एंड दैट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। तो ये आदमी जो बैठा है इस स्टूल और इस आदमी के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, क्यों? ये आदमी इस स्टूल के मॉलिक्यूल्स को प्रेस कर रहा होगा और ये स्टूल इसके मॉलिक्यूल को प्रेस कर रहे होंगे, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वो है नॉर्मल फोर्स, वो है नॉर्मल फोर्स। तो यहां जो फोर्स डेवलप होगा इनके बीच में वो नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स का नाम ही नॉर्मल है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? और ढंग से लिखो, कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, हमेशा। अभी नहीं बताऊंगा, जब एफबीडी बनाऊंगा तो इस बात को रिकॉल कराऊंगा आपको। तो नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में रिस्टोरिंग फोर्स है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब करते हैं तो उसके बीच में पैदा होता है। ठीक। वेट, वेट क्या है? वेट क्या है? वेट राजू देख रहे हो, इसमें कुछ रख देते हैं, मान लो इधर चिंटुआ बैठा दिए, चिंटुआ तौल रहे हैं कुछ रख के, तो वेट क्या है? किसी बॉडी पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, दैट ग्रेविटेशनल पुल इज वेट। किसी बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स से पुल करता है वो होता है वेट। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस में जो एक फंडामेंटल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या होता है? जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ घसीटती है उसको बोलते हैं वेट। तो वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वेट जब भी लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? mg के बराबर लिखा जाएगा, मास टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। मास यहां से लेके कहीं चले जाओ, पृथ्वी पे रहो, मार्स पे रहो, मून पे रहो, अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, यूनान चले जाओ, जहां जाओगे मास सेम रहेगा, मास नहीं बदलता, वेलोसिटी के साथ बदलता है, वेलोसिटी के साथ बदलता है।
अच्छा, वेलोसिटी के साथ कैसे बदलता है ये बताओ जरा, तुम कमेंट करके बताना। मास वेलोसिटी के साथ बदलता है नहीं बदलता? बदलता है तो कैसे बदलता है मुझे कमेंट करके बताना। वेट लोकेशन के साथ बदलता है, मास लोकेशन के साथ नहीं बदलता। वेट यहां कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा। तो मास लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है, वेट लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, मास वेलोसिटी डिपेंड करता है नहीं करता? करता है, तो कैसे करता है ये बताना मुझे। ठीक, चलो। तो वेट जो लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेविटी लोकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक। इस वेट का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मास का जो फोर्स का यूनिट होगा वही होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत बार जब हम बाजार जाते हैं तो बोलते हैं 20 किलो शुगर दे दो। तो मास मांगते हैं, वजन मांगते हैं? मतलब मास मांगते हैं, वेट मांगते हैं? टेल, क्या मांगते हो आप? तो जब तुम दुकान पे जाते हो तो तुम बोलते हो 20 किलो आलू दे दो, या 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, ऐसे करके बोलते हो। तो पूरी बात नहीं बताते तुम क्या बोलते हो। इसका यूनिट एक और होता है, केजी वेट। केजी वेट भी इसका यूनिट होता है। इसको किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। और 1 केजी वेट जो होता है वो जी न्यूटन के होता है। मतलब 9.8 न्यूटन बोलो, 10 न्यूटन बोलो। तो तुम दुकान पे जाते हो, 2 केजी वेट शुगर मांगते हो। याद करो, तराजू पे भी लिखा रहता है केजी डैश वेट। जो डिजिटल तराजू होता है उसमें लिखा रहता है केजी डैश वेट, यहां रीडिंग लिखी होती। अब इसका मतलब ये नहीं चाहता अंग्रेज बन जाओ क्या? दुकान वाले पास जाओ, 2 किलो चीनी लेना हो। एक तो वैसे ही तुम घर से जब कुछ लेने जाते हो तो उनसे कमीशन काटते हो। क्या करते हो? जब घर से सामान लेने जाते हो, कभी 1 किलो कुछ लाना हो तो 1 किलो नहीं लेके आते हो, 900 ग्राम लेके आते हो, नहीं 750 ग्राम लेके आते हो, क्योंकि 100 ग्राम या 250 ग्राम का कमीशन काटते हो। बाकी भी तुम्हारी भी तो जरूरतें हैं, है कि नहीं? तो पता चला तुम दुकान पे गए, अंग्रेजी झाड़ने लगे, दुकानदार से बोला 2 किलो चीनी लेनी थी, तुमने अंग्रेजी झाड़ने लगे, हेलो ब्रो, आई नीड 20 न्यूटन शुगर प्लीज। उसको क्या पता तुम क्या हो? तुम 20 न्यूटन बोले तो उसको 20 न्यूटन ब्यूटन नहीं सुनाई पड़ा, 20 सुनाई पड़ा, शुगर सुनाई पड़ा। वो 20 किलो तौल के दे देगा तुमको। और तुम बंदर जैसा मूल्य लेने गए 2 किलो चीनी, उसमें भी तुम कमीशन काट रहे थे। तुम्हें लेना था 1.5 किलो या 2 किलो चीनी लेना था, और उसने 20 किलो तौल के दे दी तुमको। और पैसा मांग रहा, तुम दांत चियार रहे हो। तुमने तो कहा मैंने तो 20 न्यूटन मांगा था। भन्न से 2 रैपट मारेगा तो तुम बुद्धि तुम्हारी जागेगी। तो तुम क्या कहोगे? अरे 2 किलो मांग रहे थे, इतनी देर से मार रहे हो हमको, ये तो करोगे? तो जो 2 किलो वेट बोलोगे तब समझेगा 2 किलो, तो कहेगा, तो फिर मारेगा तुमको। तो काहे अंग्रेजी झाड़ रहे थे बे? क्या तुमको 2 किलो वेट लेना था, 2 केजी लेना था, तो तुम 20 न्यूटन क्यों बोल रहे थे? तो तुम फिर उसको बोलोगे हम पढ़ के आए हैं, हमको बताया गया है कि 2 केजी वेट ही 20 न्यूटन होता है। फिर मारेगा तुमको, कहेगा पगले, अगर इतना पढ़े होते तो चीनी बेचते यहां पे। 1 केजी वेट 10 न्यूटन होता है, तो 2 केजी वेट 20 न्यूटन होगा? बोलो नहीं ना। तो ये सीधा सा क्या है भैया, क्या कि आप दुकानदार जाना तो अंग्रेजी मत झाड़ना, लेकिन जब पेपर में आएगा तो ध्यान रखना यूनिट न्यूटन है या केजी वेट है। पेपर में ध्यान रखना यूनिट केजी वेट है या न्यूटन है। दुकानदार जो तो केजी वेट में बात करना, बहुत मारेगा तुमको, और तुम्हारे पोल भी खोल देगा घर में। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जो घर में ऐसा करते हैं, सामान लेने जाते तो कमीशन खाते हैं? हम तो करते हैं। ठीक है, तुम भी बता सकते हो। खैर, तो समझ में आ गया वेट क्या होता है। आइए बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है पहले जान लो भैया। मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसको डिनोट करते हैं भैया पी से। किससे? पी से। पी से डिनोट करते हैं। जब भी मैं बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी है तो बुद्धि हमारी हरी हो जानी चाहिए। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। बहुत मारेंगे, डिवीजन होता है वेक्टर में कहीं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वेक्टोरियली होगा।
भूल नहीं जाना। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टोरली होगा, तो इसको वेक्टोरली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सर मोमेंटम होता क्या है, क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो होता है एमवी। सर हम ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? तो मोमेंटम होता क्या है, ई पूछ रहे हैं। हम पढ़े मोमेंटम एमवी होता है, मास वेलोसिटी प्रोडक्ट होता है। होता क्या है? मोमेंटम बताता है किसी बॉडी में, किसी मास में कितना मोशन है। ठीक है, ये सब तो बताने के लिए वेलोसिटी है, मास है, तो ये मोमेंटम नया क्वांटिटी का है, डिफाइन कर दिए। बात तो सही है। अब मैं एक सवाल पूछूं, उसका जवाब तुम देना कमेंट में। तुम खड़े हो, तुमसे दो लोग टकराने आ रहे हैं, तुमसे दो लोग टकराने आ रहे हैं। एक है 1000 किलोग्राम का, एक दूसरा है 5 ग्राम, चलो 10 ग्राम कर देते हैं। एक है 10 ग्राम का बॉडी। दोनों में से कौन सी बॉडी टकराएगी तो तुमको ज्यादा मजा आएगा? हमने क्या कहा, तुमसे टकराने के लिए दो लोग आ रहे हैं, एक 1000 किलोग्राम की, एक 10 ग्राम की। तुमसे दोनों में से कौन सी बॉडी टकराएगी तो ज्यादा मजा आएगा? बताओ, कमेंट करो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 1000 किलोग्राम टकराएगी तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। अच्छा, मजा आएगा, ठीक है। 1000 किलोग्राम की एक ट्रक है। हाँ सही तो कहते सर, ट्रक टकराएगी तो बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ भी, कहता बेचैन हो रहे हो। 1000 किलोग्राम की ट्रक थी जो 0.001 की स्पीड से चल रही थी, मतलब बिल्कुल चींटी की चाल से टकराई थी, आके तुमको छू गई, तब मजा आएगा। या फिर तुमको जब गोली मार देंगे हम, 10 ग्राम की गोली मार देंगे, तब मजा आएगा? बोलो, 10 ग्राम की गोली मार देंगे तब ज्यादा मजा आएगा? बोलिए। और वो भी बहुत तेज, बहुत तेज, लाइट की स्पीड के आसपास पाए धाए से गोली। ये बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि बहुत तेज गोली चल रही है, ठीक है? तो हम कहें क्या, तुमसे एक स्लो स्पीड का ट्रक या फिर बहुत हाई स्पीड की गोली आगे टकरा जाए, किस केस में मजा आएगा? सर गोली में आत्मा तृप्त हो जाएगी, पड़ी गोली धाए से बाहर हो गई। तो जब तक हम वेलोसिटी ना बताएं, तुम कैसे पता करोगे? खाली मास से? तुमने सोचा बड़ा मास होगा, टकराएगा बिल्कुल चूर चूर कर देगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी। सिचुएशन नंबर 2, एक बॉडी है जो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, दूसरी बॉडी है जो 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब बताओ, दोनों बॉडी में चलने में से दोनों बॉडी टकराए, किसमें ज्यादा मजा आएगा? तो अब बहुत समझदारी से तुम काम करो, सर मास बताओ तो बताएंगे। क्यों? हमको पता है तुम चालूगिरी करोगे, कहोगे कि इससे मच्छर आगे टकरा गया, मच्छर देखो कैसे बनाया मैंने, असेंबल कर दिया है। या फिर इससे बोलोगे गाड़ी आगे, बहुत बड़ी गाड़ी आगे टकरा गई। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड से कोई बहुत बड़ी गाड़ी आए, टकराए, तुमको रगड़ के चली जाए, और 100 मीटर पर सेकंड से कोई मच्छर आगे टकरा गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डिपेंड करता है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या है, बॉडी का मास क्या है। इसीलिए हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। किसी एक चीज से काम वाम नहीं चलेगा। खाली वेलोसिटी इंफॉर्मेशन में बहुत तेज से कोई टकरा गया, तब भी तुम सही से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे इंफॉर्मेशन। क्यों? बहुत तेज से टकरा गया, टकराने आ रहा है, लेकिन मास बहुत हल्का है, तो बेकारी बात हुई ना। और कोई बहुत तेजी से टकराने आ रहा है, हल्का तो बेकार है, और कोई बहुत हैवी बॉडी टकराने आ रही है, थोड़ा धीरे ही आएगी, तो क्या हुआ ना? तो खाली मास, खाली वेलोसिटी काम नहीं बनेगा, आपको दोनों चीजें अच्छे से बतानी पड़ेंगी, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो बता नहीं पाओगे। ठीक है, आओ एक बात करते हैं इसी में। क्या? मान लो कोई बॉडी है एम मास की, यू स्पीड से ऐसे जा रही थी, ऐसे, फिर ये लौट पड़ी ऐसे, यू ही स्पीड से, अभी मास वही है,
to find change in momentum of the body. Change in momentum of the body. क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका प्री ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2mb, 2mu मतलब तीसरा ऑप्शन mu, चौथा ऑप्शन -mu, पांचवा ऑप्शन -2mb, 2mu. क्या होगा? स्टॉप करो, मैसेज करो, हमको बताओ क्या है आंसर. अब हम सॉल्व करते हैं. देखो जरा भैया, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? -mu कि +mu? +mu, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? -mu, क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं. चेंज मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम -mu, इनिशियल मोमेंटम mu. -2mu. ओ माय गॉड, सच सच बताना, झूठ मत बोलना. वैसे मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूं, बहुत सारे बच्चे ईमानदारी के साथ बताते भी हैं. क्या जानते हो क्या कि ओशिट कितने लोगों का हुआ? बहुत सारे लोगों का यहां ओशिट हुआ होगा, फिर यहां हुआ होगा. ये दो ओशिट पॉइंट हैं, इन दोनों जगह पे बच्चों का ओशिट हो जाता है. कितने लोग हो? जितने लोगों का यहां पे ओशिट हो गया. होंगे तो भाई, होंगे तो भाई. कुछ लोगों ने ये कहा होगा, कुछ लोगों ने ये कहा होगा, जबकि होगा ये, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, वेक्टर वेक्टर. ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं. आओ, ये कोई सरफेस है, यहां पर एक बॉल आ रही है टकराने के लिए. ये बॉल आ रही है टकराने के लिए, आ रही है. ये बॉल टकराने के लिए आ रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है. भाई साहब कहां जा रही है? वापस जा रही है. कहां से? टकरा के. किधर से? इस सरफेस से. फिर ये ऐसे वापस जा रही है, ऐसे वापस जा रही है. तो कुछ नहीं, बताओ क्या आएगा? ये बॉल आ रही इधर v स्पीड से, टकरा के इधर जा रही है. किधर? इधर v स्पीड से. ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है. ये अगर मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, तो बताओ कितना होगा चेंज इन मोमेंटम? इसका मास है m, इसका मास है m. फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. बॉल में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यह बताना है. और यह बहुत बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन है भैया नीट का, बहुत पूछा जाता है. v स्पीड से आया, v स्पीड से चला गया. सर ऑप्शन दो तो बताएं. अब अगर हम यहां 0 ऑप्शन देंगे ना, बच्चे कहेंगे ये तो पक्का ही नहीं होगा, हम जान गए ये मास्टर बहुत चालू है. 2mb, ये भी हो सकता है, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो सकता है. तीसरा -2mb हो सकता है, ये भी हो जाए. चौथा -2mb cos थीटा. पांचवा, सर ये ऑप्शन दे रहे हो मतलब बुफे लगा रहे हो. बेटा हम ऐसे ही हैं, रईस आदमी हैं, बहुत ऑप्शन देते हैं. छठा टू एम बी साइन थीटा. सातवां
-2mv sin थीटा। सर बस करो, ऑप्शन ना दो, अब इससे अच्छा सॉल्व करके आप दिखा दो। बताओ ना इसमें कौन सा आया तब तक, सॉल्व करके बताओ। मैंने तो ऑप्शन का बुफे लगा दिया, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं बेटा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट अगर लिखे जाए यहां पर तो क्या आएंगे, ये एंगल थीटा होगा, ये वी कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहां पे वी कॉस थीटा होगा, यहां पे वी साइन थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा वर्टिकल से। इनिशियल मोमेंटम लिखो नीचे की तरफ इधर तरफ, तो ये क्या आएगा, एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नीचे की तरफ है। दूसरे का मोमेंटम बेटा, दूसरे मतलब फाइनल मोमेंटम, एम वी ऊपर की तरफ है, तो ये वाला पॉजिटिव, इधर तरफ ये वाला पॉजिटिव। ऐसे क्या निकालना चाहते हो, चेंज। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकालना चाहते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको, 2mb cos थीटा जे कैप। फाइनल माइनस इनिशियल करो, ये आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2mb cos थीटा जे कैप। पांचवा आंसर फिर सही हो गया। कैसे किया, इसमें से इसको माइनस कर दो, बस आ जाएगा। बहुत आसान, अद्भुत। करके देखो, आ रहा नहीं आ रहा, ये माइनस करो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो, आ जाएगा। इस तरह से हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार पूछा गया है। अभी इसकी कई वैरायटी और कराऊंगा, लेकिन बाद में। अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप, इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स भी, अभी इंपल्स को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा रुक के। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स भी चेंज इन मोमेंटम है। इंपल्स भी क्या होता है एक्चुअली, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू इंपल्सिव फोर्स। ये इंपल्सिव फोर्स क्या बवाल है भाई साहब, लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। बोलते नहीं लोग, बड़ा इंपल्सिव आदमी, मतलब बहुत भयानक फोर्स छोटे टाइम के लिए। जैसे कंटाप कोई जड़ दे तुम्हारे, तो कंटाप क्या होता है, कंटाप बहुत छोटे मोमेंट के लिए होता है। बहुत कम देर के लिए कांटेक्ट होता है, लेकिन दिमाग हरा, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स देता है। बैट से बॉल हिट करो, तो बैट बॉल का संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है। तो कम समय के लिए जो होता है, वो कम समय में बहुत ज्यादा फोर्स देता है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। उसके वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज होता है। तुम्हारे कंटाप कोई जड़ दे, वाह बेटा वाह, क्या मोमेंटम चेंज होता है, वो इंपल्स कहलाता है। इंपल्स फोर्स नहीं है, इंपल्स फोर्स नहीं है, इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन बड़े भयानक फोर्स की वजह से है। ठीक है, इसलिए इंपल्स को कंफ्यूज मत करना फोर्स में। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है ड्यू टू बहुत भयानक फोर्स। ठीक, अभी इसके बारे में और बात करेंगे। अब वो समय आ गया है जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें। फर्स्ट लॉ क्या होता है,
फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, बॉडी रिमेन्स in a same state of motion unless until there is external force. So a body remains in a same state of motion unless until there is an external force. मतलब जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा. कोई बॉडी मोशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन में रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा. मतलब जब तक कुटाई नहीं तब तक पढ़ाई नहीं. जब तक कुटाई नहीं होगी तब तक पढ़ाई नहीं होगी. पढ़ाई तब तक नहीं होती जब तक कोई फोर्स ना लग जाए तो कुटाई ना हो जाए. और एक बार अगर पढ़ाई हो गई जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक पढ़ाई रुकती नहीं. वाह क्या बात बोल दी मैंने. वाह 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 क्या बात बोल दी. क्या बोली मैंने बात? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा. अगर चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लग जाए. वैसे ही जब तक कुटाई नहीं होगी तब तक पढ़ाई नहीं होगी. और एक बार अगर पढ़ाई शुरू हो गई तब तक पढ़ाई रुकेगी नहीं जब तक रिजल्ट ना आ जाए. यह सब रफ्तारीन का बवाल है ना. तो मेन बात क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा. चलो इनर्शिया कितने प्रकार की होती है? फिर इनर्शिया कितनी प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें. आओ पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये क्या बवाल है साहब? तुमने बहुत बार देखा हो, तुम गाड़ी में बैठे रहते हो, गाड़ी में बैठे रहते हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम बाइक पर बैठे हो उसके साथ. एक मीम आया था अभी, पेट्रोल टंकी पे लड़का तेल भराने जाता है तो पीछे उसके दादाजी बैठे रहते हैं. तो गाड़ी स्टार्ट करते दादाजी से गिर पड़ते पिछवा. क्या है? दादाजी रेस्ट पे बैठे थे जैसे तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा दोस्त आगे बाइक चलाता है. दोस्त तो दुष्ट होता ही है. दोस्त अगर दुष्ट ना हो तो दोस्त कैसा? अब दोस्तों ने गाड़ी ऐसे चलाई, तुम पीछे गिर गए. क्यों? क्योंकि तुम रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहते हो आजीवन, जब तक कोई फोर्स ना लग जाए तब तक. तो तुम तो रेस्ट पे थे, बाइक पे फोर्स लगी, बाइक भाग गई, तुम वहीं रह गए, गिर पड़े. तुम पे थोड़ी ना फोर्स लगा था, बाइक पे फोर्स लगा था. तुम कुछ पकड़े ना रहो, पकड़े रहोगे तो फिर तुम पे फोर्स लगने लग जाएगा ना. बाइक पे खाली बैठे रहो बस, फोर्स नहीं लग रहा है, भड़ाम से गिर पड़े. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पेड़ में आम लगा है, पका हुआ आम लगा है, हवा चली तो हवा चलने में तो पेड़ की डाली चल गई, अमुआ नहीं चल पाया, अमुआ वहीं रह गया, रेस्ट पे ही. डाली चली गई, ब्रेकअप हो गया, आम गिर गया. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कई बार देखते हो बस चल रही है, बस में बैठे हो, गाड़ी चल रही, गाड़ी में बैठे हो. कभी कभी देखते हो एक्सीडेंट की वीडियोस आती है, जैसे बाइक से लोग जा रहे हैं, केटीएम वाले लौंडे जा रहे हैं, पीछे दोस्त बैठाया हुआ है, ठोक दिया, पता चला वो गाड़ी के आगे आ गया, पीछे वाला लोग आगे आ गया. कैसे आ गया? गाड़ी चल रही थी, तुम चल रहे थे, तुमने कुछ पकड़ा हुआ था, तुम भी बढ़िया स्वैग से फोन चला रहे थे, रील देख रहे थे. गाड़ी जैसे ही टकराई, गाड़ी तो रुक गई, गाड़ी फोर्स लगा, तुम पे तो फोर्स लगा नहीं, तुम आगे चले गए. बस पे लोग बैठे थे, कुछ पकड़े ना रहो, ब्रेक लगी, तुम गिर पड़ते जाके से. क्यों? तुम मोशन में थे, मोशन में रहोगे, ब्रेक बस पे लगी, बस रुकेगी, तुम पे रुकने लगी थी. हाँ कुछ पकड़े रहोगे तो रुक जाओगे. दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. कई बार पिक्चर में देखा हुआ, विलेन लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, हीरो भी छत पे चढ़ा रहता है, विलनवा दुष्ट होता है, विलनवा तो विलनवा होता है, लगाया ब्रेक,
भर से हीरो बाहर आ गए। कैसे? गाड़ी ब्रेक लगी, हीरो तो लगी नहीं, हीरो मोशन में तो मोशन में रह गए। ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने किया है? सच बताना, झूठ मत बोलना, जान लो नहीं पाप पड़ेगा, जान लो। कितने लोगों ने किया है? क्या? जैसे मान लो घर में कोई छोटा भाई हो, बहन हो, उसको पकड़ के ऐसे नचाओ, ऐसे नचाओ, और उससे पूछो मजा आ रहा है? खूब तेज नचाओ, मजा आ रहा है? कहेगा आ रहा है, छोड़ दो। फिर छोड़ दो उसको, ऐसे नचाओ उसको, पूछो मजा आया? क्या? हाँ, छोड़ दो। कई बार ऐसे नचाते हो ना, ऐसे से छोड़ दो। नचाते जब छोड़ देते तो क्या होता है? जब तक उसको पकड़ नचा रहे थे, जब तक उसको आप पकड़ के नचा रहे थे, तो उस पर आप फोर्स लगा रहे थे, इस पे आप फोर्स लगा रहे थे इधर तरफ, ये घूम रहा था अच्छे से सर्किल पे, ये अच्छे से सर्किल पे घूम रहा था। अब जैसे तुमने फोर्स लगाना बंद किया, मान लो इस समय तुमने बंद कर दिया फोर्स लगाना, यहां पे फोर्स लगाना बंद कर दिया, जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करोगे क्या जाएगा? कोई डायरेक्शन बदलने वाला मिलेगा नहीं, सट से निकल जाएगा। हमने बहुत किया है, ठीक है, हम बहुत सीधे हैं एक्चुअली। तो ऐसे नचाओ, ऐसे मजा आया? हाँ, छोड़ दो, जाओ, पहली फुर्सत में, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो किसी बॉडी में जब तक फोर्स लगता नहीं, तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता नहीं, बात खत्म, पैसा हजम। जब तक कुटाई नहीं, तब तक पढ़ाई नहीं हो। जब पढ़ाई शुरू हो गई, तो जब तक रिजल्ट नहीं, तब तक पढ़ाई रुकेगी नहीं। चलो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, अभी खूब क्वेश्चन भी करेंगे आज। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है कि चेंज कैसे किसी बॉडी का मोशन चेंज कर सकता है। तो बताया ये क्या भैया कि फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के मोशन में चेंज के, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल तो तब आता है जब F इज इक्वल टू लिखते हैं डीपी बाई dt। ये कब आता है? जब प्रोपोर्शनलिटी का लगाकर इक्वलिटी लगाते हैं, और यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू 1 आ जाता है, तो क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती, इसलिए F इज इक्वल टू लिखा जाता है डीपी बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और डिटेल में बताइए आप इसको, आओ बताएं इसको और ढंग से लिखे। ऐसे लिखा जाता है, और ढंग से लिखे तो F इज इक्वल टू M dv बाई dt प्लस V dm बाई dt लिखा जाता है। ये लिखा जाता है। F इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? M dv बाई dt प्लस V dm बाई dt। ठीक है, ये होता है। मतलब नहीं समझ में आ रहा गुरु जी? मतलब समझाओ बाबू। मतलब यह है कि किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है उसका मोमेंटम चेंज कराता है। मोमेंटम में या तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास चेंज होता है। कि दो केस हैं। पहला, इफ m इज कांस्टेंट दैट मीन्स dm बाई dt इज 0। सो तो f की वैल्यू क्या आएगी? f की वैल्यू आएगी m dv बाई dt। f की वैल्यू क्या लिखी जाएगी यहां पर? F इज इक्वल टू लिखा जाएगा मां
F इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मां। क्या लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू मां। ठीक, कुछ बुझाया? बुझाया, क्या बुझाया, बुझा गया हमको बस। मास कांस्टेंट होगा तो डीएम बाई डी टी जीरो होगा, डीएम बाई डी टी जीरो होगा तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एम डीवी बाई डी टी। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड केस, इफ v इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो फोर्स जीरो करिए, बात खत्म, पैसा दम नहीं। चौप, बिल्कुल चौप। क्या डीवी बाई डी टी जीरो होगा तो एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, डीवी बाई डी टी जीरो कर दो। एफ इज इक्वल टू जाएगा वी डी एम बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू जाएगा वी डी एम बाई डी टी। वी यहां वेलोसिटी है, डीएम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है। वी क्या है, डीएम बाई डी टी क्या है, डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। वी क्या है, वी क्या है, जो मास में चेंज हो रहा है ना, जो मास जा रहा है ना, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी जिससे जा रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है वी क्या है, किसका मास है, मतलब किसकी वेलोसिटी है, जो मास जा रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो निकल रहा है, जो ऐड हो रहा है, या फिर उसकी वेलोसिटी। किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में, जिस बॉडी में ऐड हो रहा है, जिस बॉडी से रिमूव हो रहा है। तो वी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, तुमको लेकिन पता रहेगा। वी क्या है यहां पर, वी, वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास। डीएम मास कौन है, जो हट रहा है या जो ऐड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। ये तो बात ये बाबू, क्या क्या बात ये है कि एफ प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डीटी के। कुछ बातें शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा, एफ होता है क्या, एफ होता है डीपी बाई डीटी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफ की वैल्यू क्या आती है, मैं यहां डिटेल में लिखने जा रहा हूं, एम डीवी बाई डीटी प्लस वी डीएम बाई डीटी। यहां पे जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखो, सुनो, समझो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, फिर से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। डीएम बाई डीटी, डीएम बाई डीटी क्या है, डीएम बाई डीटी क्या है, लिखाया था फिर लिखा रहे हैं, जानबूझ के लिखा रहे हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीएम बाई डीटी पॉजिटिव भी होता है, डीएम बाई डीटी नेगेटिव भी होता है। जब ऐड होगा मास
तब। जब रिमूव होगा मास, तब। जब ऐड होगा किसी बॉडी का मास गेन होगा, मास इंक्रीज करेगा, तब पॉजिटिव। मास डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बोल रहा है, लिखता हूं। बॉडी इज मूविंग with velocity v, then force on the body must be zero. May be zero. ठीक है, must be zero, may be zero. must be नॉन जीरो। ठीक है, चौथा देखो, पहले क्वेश्चन फिर से बताता हूं, फिर ऑप्शन चौथा लिखता हूं। A body is moving with velocity v, then force on a body must be zero, may be zero, must be non-zero। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में मस्ट बी नॉन जीरो कांस्टेंट। चलो, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के तुम्हारे सामने लिखा है, जानबूझ के अटक अटक के लिखा है कि आप कुछ चीजें नोटिस कर पाओ। लिख के भी ला सकता था, अभी क्वेश्चन आगे लिखे हुए रखे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें अटकते हैं, इसीलिए इसको लिख रहा हूं आपके सामने कि आप समझो क्या क्या हो सकता है यहां पे। बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, then force on the body। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, अब शायद आप आंसर दे पाओ। अ बॉडी ऑफ गिवन मास, गिवन मास का मतलब क्या होता है, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसका अपने आप आ जाएगा। मतलब डीएम बाई डी टी क्या है यहां पर, जीरो है। तो एफ की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, v लिखा जाता है, डीएम बाई डी टी लिखा जाता है, प्लस m लिखा जाता है, डीवी बाई डी टी लिखा जाता है। एफ की वैल्यू क्या आएगी, डीएम बाई डी टी जीरो कर दो, एम डीवी बाई डी टी लिखो। एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बॉडी ऑफ गिवन मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब v भी कांस्टेंट है। तो मैं चाहूं तो v क्या लिख सकता हूं, v कांस्टेंट, तो डीवी बाई डी टी क्या लिख सकता हूं, जीरो। जब मैं डीवी बाई डी टी जीरो लिखूंगा तो ये वाला टर्म क्या लिखूंगा, जीरो। ये टर्म लिखूंगा क्या, जीरो। तो ये वाला टर्म भी क्या जाएगा, जीरो। तो जीरो, जानबूझ के उन्हें दो स्टेप में लिखा है। तो ये वाला टर्म भी तो जीरो होगा, ये वाला टर्म भी जीरो, तो ये जीरो, मतलब फोर्स जीरो आएगा, फोर्स जीरो ही रहेगा। मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। अब इस क्वेश्चन पे आओ।
बॉडी इज मूविंग, तो इसका मास कांस्टेंट है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मास भी कहीं बदलता है? हां बदलता है सर, फालतू वाली बातें तो करो मत। मास कहां बदलता है? मास बताया कैसे बदलता है? एक ट्रक है, उस ट्रक पे बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी धीरे धीरे गिर रही है और ट्रक आगे जा रहा है, तो बताओ ट्रक धीरे धीरे हल्का हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तुम्हारे कार में फ्यूल भरा हुआ है, कार चल रही, धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? हल्का हो गया नहीं हो गया? एक क्रेन है, उसमें एक टैंकर है, दूध का टैंकर है, पानी टैंकर, उसमें पानी भरा है, दूध भरा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? टैंकर से पानी निकल रहा है और टैंकर आगे चल रहा है, टैंकर हल्का हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तो मास किसी सिस्टम का बदल भी सकता है, हो सकता है ना भी बदले। जैसे मैं हूं, मैं चलते जा रहा हूं, मेरा मास नहीं बदल रहा अभी, अभी के लिए मेरा मास बदल नहीं रहा। किसी ब्लॉक को घसीट रहे हैं, उसका मास अभी के लिए नहीं बदल रहा है। ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं ऐसे मूव करा रहे हैं, इसका मास अभी नहीं बदल रहा है। कहां बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं होल कर दूं और इसको चलाऊं तो धीरे धीरे टाइम साथ मास इसका चेंज होता जाएगा, है कि नहीं? तो मास बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। मास बदल गया इस बोतल का, कैसे? पी लिया तुम्हारे भाई ने पानी, इस बोतल का मास बदल गया। तो किसी सिस्टम का मास तो बदल ही सकता है। तो मतलब क्या है, यहां जो डीएम बाई डी टी होगा उसकी दो पॉसिबिलिटी है। क्या? जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी। नॉन जीरो कब होगा? जब मास की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां कांस्टेंट दी है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, मतलब डीवी बाई डी टी क्या लिखी जाएगी? जीरो लिखी जाएगी। तो फोर्स जब लिखोगे क्या लिखोगे? v डीएम बाई डी टी लिखोगे, प्लस m डीवी बाई डी टी लिखोगे। तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यार ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा ना, तो उसको फोर्स लग सकता है, लग सकता है। कहो ना लगे, कहो लग जाए, तो मस्ट बी जीरो गलत है, मे बी जीरो सही है, मे बी नॉन जीरो सही है, मस्ट बी नॉन जीरो कांस्टेंट ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि जीरो हो, कोई जरूरी नहीं नॉन जीरो हो। मे बी जीरो हो, जीरो हो सकता है, मे बी नॉन जीरो। कभी क्वेश्चन में आया बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बॉडी के बारे में बताओ। हाँ, अब पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तब चलेगा। पार्टिकल का मास तो हम मान सकते हैं कांस्टेंट है, वो भी मान सकते हैं, बदल सकता उसका भी। हाई स्पीड चले पार्टिकल तब। अभी आज पूछा था ना मैंने, किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होता है बदलता है, और वेलोसिटी के साथ बदलता नहीं बदलता? बताना मुझे, बदलता नहीं बदलता? ठीक है। तो जब तक ये ना कहा जाए गिवन मास का, तब तक आप मास कांस्टेंट नहीं समझोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। लग सकता है बेटा, अगर उसका मास चेंज हुआ तो। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट चलता है, मास चेंज होता है। ठीक, बुझाया? हाँ बुझाया बुझाया बुझाया। चलो, अ ट्रक एंड कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। ट्रक और कार इक्वल वेलोसिटी चल रहे हैं। अच्छा, इफ इक्वल रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच, ठीक है, then on applying brake both will stop after a certain distance। ठीक है, चलो यार, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और तुम सेम फोर्स से रोक रहे हो तो ज्यादा दूर जाकर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो बेकार क्वेश्चन हो गया भाई। सर कैसे सोच लिया आपने? अरे सिंपल सी बात है यार, एक छोटा सा बॉल जा रहा हो और एक बड़ी सी बॉल जा रही हो, वेलोसिटी सेम दे दो, तो मोमेंटम तो बड़ी बॉल की ज्यादा होगी। तो बड़ी बॉल को रोको, छोटी बॉल को रोको, सेम फोर्स लगा के, तो सबसे दूर जाकर कौन रुकेगा? सर क्या बात करते हैं आप। कहां गया? कार विल कवर लेस डिस्टेंस। आंसर आ गया सर। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा,
ज्यादा दूर चलेगा। समझ नहीं आया ना? कैलकुलेट कर देते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a होता है ना? हाँ सर होता है। तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। हाँ होता है सर। एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2f। हाँ होता है सर। सो डी प्रोपोर्शनल टू एम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। यही तो कह रहे हैं, ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा दूर। तो इसको ओरली भी समझ सकते हैं आप। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड along a straight line path, force is not required to। फोर्स किस चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा? इंक्रीज स्पीड, यार स्पीड बढ़ाओगे तो फोर्स तो चाहिए, है ना? किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ाएंगे तो फोर्स नहीं चाहिए? चाहिए। आ गया। डिक्रीज द मोमेंटम, अरे यार सिंपल सी बात, मोमेंटम घटाओगे तो फोर्स नहीं चाहिए? चाहिए। चेंज डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन चेंज करोगे मतलब मोमेंटम चेंज करोगे? चाहिए। कीप मूविंग, ओए होए 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 होए, सेमी वेलोसिटी चला रहे हो, पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल, पार्टिकल छोटा होता है, पार्टिकल है, पार्टिकल। तो पार्टिकल अगर एक ही बॉडी बोलते तो नहीं, बॉडी बोलते तो गड़बड़ है। पार्टिकल का मास हम कांस्टेंट ले सकते हैं, पार्टिकल का मास कांस्टेंट ले सकते हैं। बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है, उसको नहीं, है ना? तो पार्टिकल इसलिए, अगर बॉडी होता तब नहीं। तो पार्टिकल है तो अगर उसी वेलोसिटी से आ रहे हैं तो फोर्स की जरूरत नहीं होगी। अब कंफ्यूजन सही हो गया आपको? चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है भैया? देखो फिगर दिया है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। किसका दिया है? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का दिया है। ठीक है। मास बॉडी का 0.04 किलोग्राम। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव इंपल्सेस रिसीव्ड बाय द बॉडी? मतलब कौन से, मतलब वो टाइम इंटरवल बताओ जिनमें बॉडी को इंपल्सेस मिले, मतलब जहां बॉडी में शार्प चेंज इन मोमेंटम मिला है। इन शॉर्ट वो टाइम इंटरवल बताओ, 2 कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल बताओ जहां पे बॉडी को कोई बहुत भयानक फोर्स लगा। क्यों? फोर्स लगता है तभी चेंज इन मोमेंटम होता है, और भयानक फोर्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम बोलता है, उसी को इंपल्स बोलते हैं। ठीक। तो अगर आप देखोगे यहां पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इस जगह पे इतने देर तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एकदम से 2 सेकंड पे इसकी बात वेलोसिटी देखो इधर हो गई, इस तरफ हो गई, नेगेटिव कांस्टेंट हो गई। तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 डिवाइड बाई 2 1। क्या मीटर पर सेकेंड? नहीं, बहुत सारे लोगों को यहां ओशिट हो जाता है, ये सेंटीमीटर में लिखा बबुआ, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहां वेलोसिटी क्या जाएगी इस जगह पे? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर देखो यहां पर एकदम से इसकी वेलोसिटी माइनस से प्लस हो गई, यहां पे इंपल्स मिला। फिर देखो यहां पे वेलोसिटी इसकी माइनस से प्लस हो गई, यहां पे इंपल्स मिला। फिर इसकी वेलोसिटी देखो यहां प्लस से माइनस हो गई, यहां पे इंपल्स मिला। तो क्या है ना, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, इन टाइम पर इसकी वेलोसिटी फटाफट फटाफट चेंज हो रही है। इन सेकंड पे इसको फोर्स मिल रहा है, इन सेकंड पे इसको इंपल्स मिल रहा है। तो हर 2 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद इसको इंपल्स मिल रहा है। अगर मैं इंपल्स वर्सेस टाइम ग्राफ बना दूं यहां पर बेटा, या सॉरी ऐसे बोलो, इंपल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बना दूं, तो क्या आएगा पता आपको? यहां पर एक भयानक इंपल्स मिला 2 सेकंड पे, लेकिन क्या है? फाइनल मोमेंटम नेगेटिव, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स लगा होगा 2 सेकंड पे। फिर उतना ही फोर्स या 4 सेकंड पे लगा, लेकिन अब पॉजिटिव डायरेक्शन में। सर पॉजिटिव क्यों आया? पॉजिटिव क्यों बनाया आपने? क्योंकि यहां फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल नेगेटिव, चेंज मोमेंटम पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर 6 सेकंड पे नेगेटिव में, फिर 8 सेकंड पे पॉजिटिव में। आप जो डॉट क्यों रख रहे हैं, आपसे डॉट क्यों रख रहे हैं? देखो डॉट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसी मोमेंट पे खूब भयानक फोर्स आया है, इसी मोमेंट पे बहुत भयानक फोर्स आया, मतलब इसी मोमेंट पे इसका फोर्स आया, इसी मोमेंट पे इसका फोर्स आया। ये इंपल्सिव फोर्स है। अगर इसको मैं बहुत बनाना ही चाहूं आपको दिखाने के लिए, तो ऐसा बना सकता हूं कि 2 सेकंड पे जैसे बहुत भयानक फोर्स होता है, एक बहुत बड़ी पीक है 2 सेकंड पे, ऐसे बहुत बड़ी पीक है 2 सेकंड पे।
बहुत बड़ी। तो 2 सेकंड थोड़ा इधर, 2 सेकंड थोड़ा इधर, और बहुत शार्प फोर्स लगेगा। ये जो टाइम यहां दिख रहा है आपको बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत भयानक फोर्स लगा है। इसीलिए इसको हम एक डॉट से दिखा देते हैं, इसे दिखा देते हैं, एक डॉट से दिखा देते हैं। तो यहां दो इंपल्सिव फोर्स के बीच का इंटरवल कितना है? 2 सेकंड का। समझ में आया? बुझाया? चलो आगे। अब क्या पूछा यहां पर? पूछा है कि कितना इंपल्स रिसीव हुआ, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। तुमको पता है यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये, और यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड। तो इन्हीं फाइनल मोमेंटम -2 की कितना है? रुको, 0.04 इंटू -1 इनिशियल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? ये -4, ये है -0.04 माइनस का 0.04 10⁻², ये आएगा 0.04 0.08। इतना चेंज इन मोमेंटम आएगा, इतना चेंज इन मोमेंटम होगा। मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दो, फोर्स आ जाएगा। डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दो, फोर्स आ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स। हाँ खैर फोर्स नहीं पूछा है, इंपल्स पूछा है, मैंने इंपल्सिव फोर्स पूछा है। मैं इंपल्स पूछा है तो ये इतना इंपल्स हो जाएगा। ये क्या जाएगा? 8 × 10⁻⁴। मैं फालतू में कंफ्यूज हो गया, मैं सोचू फोर्स कैसे पूछ सकते हैं, फोर्स पूछते हो तो एवरेज पूछते है ना। खैर क्या आएगा? 0.08 10⁻², मतलब 8 × 10⁻⁴। ये इतना इंपल्स उसको मिला होगा। समझे? चलो आओ आगे बताते हैं। एक क्रिकेट बॉल है 250 ग्राम का, कोलाइड करता है एक बैट से, वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। रिटर्न करता है सेम वेलोसिटी से विद इन 0.01 सेकेंड। एवरेज फोर्स कितना लग रहा है? आपको यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बता देता हूं। क्या एफ एवरेज क्या होता है? एफ एवरेज होता है, इस पर बेटा बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बोले तो बहुत सारा आता है। ये होता है एफ एवरेज। अगर इंस्टैंटेनियस पूछा जाए तो क्या लिखोगे? ये करके आए हो अभी, अब मुझे पता है। बोला जाए तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो, मतलब मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो इसका स्लोप फोर्स होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए बता रहा हूं। अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो इसका एरिया जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा, वो देगा चेंज इन मोमेंटम। मतलब अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए समय के साथ, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ये इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम खैर टाइम वेस्ट ना करके, टाइम वेस्ट नहीं करें, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुकोगे, ये सिर्फ क्वेश्चन आएगा, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां क्रिकेट बॉल 250 ग्राम की कोलाइड करती है एक बैट से 10 सेकंड के लिए, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये कोलिजन होता है 0.01 सेकंड के लिए। तो कितना फोर्स लगा? देखो भैया 250 ग्राम था, ये 250 ग्राम, मतलब 250 × 10⁻³ वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोमेंटम इसका जाने का हो गया। वापसी आने का मोमेंटम कितना है इसका बेटा? इधर माइनस लगाओ पहली फुर्सत में, क्यों? जानते हो तुम
इंटू 10, ये वापसी का मोमेंटम हो गया। चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये इतनी देर में तुम जानेगा ये माइनस, ये प्लस है, फाइनल माइनस नीचे करो, जुड़ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। अब ये तुम ढूंढते रहो क्यों किया मैंने, ये ढूंढते रहो क्यों किया मैंने। ये 2500 10 पावर 3 इतना। तो ये चेंज मोमेंटम कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड 2.5 हो जाएगा यहां पे देखा जाए तो। 2.5 इंटू 2 मतलब 5। कितने टाइम तक के लिए लगा था, 0.01 सेकंड के लिए लगा था। फोर्स इजी है, फोर्स आएगा 5 डिवाइड बाई 0.01, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगेगा। ये समझ में आया, 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एवरेज फोर्स। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बॉडी है, मास 2 किलोग्राम का, ट्रेवल करता है, कुछ पोजीशन वगैरह दे रखा है, x इज इक्वल टू पी टी क्यू टी स्क्वायर आर टी क्यूब, वेयर q इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, p इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड r इज 5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। फोर्स कितना लग रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या पूछा है, फोर्स कितना लग रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमको तो लग रहा है यहां पे अगर इन लिखा होता t इक्वल टू 2 सेकेंड तो क्या हो जाता भाई, क्या बहुत बड़ी बात हो जाती, क्या बहुत बड़ी बात हो जाती, क्या बहुत बड़ी बात हो जाती। पता नहीं एट और इन में क्या फर्क है पता है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड और इन t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या फर्क है। अगर फर्क पता चला है तो बताओ, तब तक मैं यहां लिख रहा हूं, आप कमेंट करके बता दो तब तक। x इज इक्वल टू क्या है, p t q t स्क्वायर प्लस r t क्यूब। तो x की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू कितना दिया है 3 हो जाएगा, r की वैल्यू q की वैल्यू कितना है 4 t स्क्वायर प्लस 5 t क्यूब। ये इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा 3 आएगा, यहां पर हो जाएगा 8t, यहां पर जाएगा 15t स्क्वायर, ये आ जाएगा वेलोसिटी। तो भैया हमको पूछा है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो हम एक काम कर लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 8 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा यहां पर, 16 हो जाएगा यहां पर, 3 हो जाएगा यहां पर, तो ये क्या जाएगा 76 प्लस 3 79, 79 वेलोसिटी आ जाएगा, 76 प्लस 3 79। अच्छा हाँ, अब वेलोसिटी t इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं, 0 रख दोगे जब 0 जाएगा 3 आ जाएगा। तो चेंज मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी एट 0। तो मास लिखो, कितना है मास, कहां गया मास 2 kg है, और ये क्या लिखोगे 79 था यहां पर, माइनस कितना था यहां पर 3 76, तो 2 टाइम्स ऑफ 76, ये आ गया चेंज मोमेंटम। अब निकालना है फोर्स, निकालना है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 76 डिवाइड बाई 2, ये तो क्या 76 आ गया है। 76 कौन सा फोर्स है ये, 76 तो ऑप्शन में भी नहीं है बेटा, ये आपने निकाला है एवरेज फोर्स। क्यों, आपने निकाला है चेंज इन वेलोसिटी 2 सेकेंड और 0 सेकेंड में, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एवरेज फोर्स। क्यों, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज मोमेंटम 1 टाइम, ये एवरेज फोर्स है। तो इन 2 सेकेंड का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। 0 से 2 सेकेंड में पूछा है हमने, अगर आपको चाहिए 2 सेकेंड पे मतलब इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो आप निकाल सकते हो इसको F इज इक्वल टू dm बाई F इज इक्वल टू m dv बाई dt से, या F इज इक्वल टू ma से, या F इज इक्वल टू dp बाई dt से। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, dp बाई dt लिखा है। अच्छा, एट का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस, हाँ,
तो F लिखोगे तो क्या आएगा यहां पर, M लिखोगे 2 kg। अब dv बाई dt लिखो क्या आएगा, 3 का 0, 8 का 8 हो जाएगा, यहां क्या जाएगा 30, 30 t। 2 सेकेंड पे निकालना है, 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, 3 इंटू 2, 68, 2 टाइम्स ऑफ 68, 136 न्यूटन आएगा। यह है इंस्टैंटेनियस वैल्यू, यह है इंस्टैंटेनियस वैल्यू। कौन सी, 136 न्यूटन। 136 न्यूटन इंस्टैंटेनियस वैल्यू है किसकी, फोर्स की। बहुत सारे बच्चे यहां गलत कर जाते हैं, आपको गलत नहीं करना, ठीक है, समझ में आया। तो इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आओ अगला क्वेश्चन। एक एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he just outside the spaceship? Assume that there is no nearby star to exert gravitational force. तो एक एस्ट्रोनॉट है जो एक्सीडेंटली निकल जाता है एक स्मॉल स्पेसशिप से जो एक्सेलरेट कर रहा था इंटरस्टेलर स्पेस में एक कांस्टेंट रेट से, निकलने के जस्ट बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं तो कहता हूं वेलोसिटी भी बता दो, वेलोसिटी कैसे बता दे, नहीं बता दो, खैर वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ाया, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया, इनर्शिया ऑफ मोशन बताया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताया, इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन बताया क्या, नहीं। तो एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज संसार में नहीं होती है, इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन जैसी कोई संसार में चीज नहीं होती। ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, क्यों, हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते, एक बार एक्सेलरेट कर देते, बस इंजन बंद कर देते, वो लगातार उसी एक्सेलरेशन चलती रहती। मतलब स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब चेंज नहीं बोला तुमने, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन भी लिखते हैं क्या, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब वेलोसिटी से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी को एक्सेलरेट करा के छोड़ दिया, जिंदगी भर एक्सेलरेट करेगी। किसी बॉडी को लगातार एक्सेलरेट कराना है तो लगातार फोर्स चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेरिएबल एक्सेलरेशन चलाने के लिए फोर्स चाहिए होता है जी। इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो तेल का खर्चा ही बच जाता, फिर तो एक्सेलरेट करा के छोड़ देते, जिंदगी में एक्सेलरेट होता, ऐसा नहीं होता ना। चलो, पार्टिकल मूव कर रहा था कुछ इस तरह से, एंगल बिटवीन फोर्स वर्सेस टाइम बताना है, तो मोमेंटम कितना है इसका बेटा, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप, ये मोमेंटम है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का बेस्ट तरीका होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई ए बी। मोमेंटम से फोर्स, ओ माय गॉड, ये आएगा फोर्स, कॉस का -2 sin t, ये क्या जाएगा 2 cos t जी। ये आ गया फोर्स। मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो पहले मुझे पी डॉट एफ निकालना हो, क्योंकि कई बार पी डॉट एफ निकाल लो तो पी डॉट एफ 0 आ जाता है। उससे क्या होता है, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना बेटा, तो बहुत बड़ा कांड होता है। क्या कांड होता है, कांड क्या होता है बताओ, है जल्दी बताइए। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है जब दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, 90 ऐसा ऐसा। तो ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो,
थीटा पाई बाई 2 होता है। तो यहां पी डॉट एफ जीरो आ गया भैया 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, नहीं तो आगे कैलकुलेट कर लेते, है ना। बॉडी है 5 किलोग्राम की, 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगता है 10 सेकंड के लिए। सेम डायरेक्शन में HW है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी के जैसा क्वेश्चन तो अभी हमने कराया है। HW है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आसान है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देखो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन इक्वल और अपोजिट है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन केवल रियल फोर्सेस का होता है। अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन जो होता है रियल फोर्सेस का होता है, ओनली फॉर रियल फोर्सेस। एक बात। दूसरी बात, नो टाइम डिले। बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब नहीं समझे मास्टर जी? बाबूजी कहने का मतलब यह है एक्शन रिएक्शन के बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता है, दोनों एक साथ ही आता है। एक्शन रिएक्शन तो अलग अलग बॉडी में लगता है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बैलेंस नहीं होता, मतलब उनका सम जीरो हो जाएगा। अब कह दो बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस, यार एक बात बताओ, हम पे कोई फोर्स लगेगा तो एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, बैलेंस कर गया। लेकिन एक फोर्स दीवार पे लग रहा है हम पे लग रहा है, वो आपको कैसे बैलेंस करेगा? बैलेंस करने के लिए की बॉडी में लगना चाहिए। कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, कब्बो नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, वो अलग अलग बॉडी में लगते हैं। एक्शन रिएक्शन में कोई टाइम डिले नहीं होता, एक साथ आते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर केवल रियल फोर्सेस का होता है, इक्वल अपोजिट होता है, और कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि एक ही बॉडी पर नहीं लगता है। ठीक बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया? इसीलिए जब तुमने कॉटन की बॉल को मारा था तो कॉटन की बॉल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराने के लिए कम फोर्स चाहिए था, तो तुमने कम फोर्स लगाया, तुम्हारे पैर पे कम लगा था। जब तुमने उसकी कॉपर की बॉल को मारा था, कॉपर की बॉल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए था, तुम्हारे पैर पे ज्यादा फोर्स लगा था। समझे? ये बात थी, ठीक है। अब क्या है? यहां पे एक स्टेशनरी सेल बोट है। द एयर इज ब्लोन एट अ सेल फ्रॉम ए फैन अटैच टू द बोट, द बोट व्हील। इसका आंसर बाद में देना। अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े, यहां खड़े, फ्रिक्शन नहीं है, हमें चलना है, हम चल नहीं पाएंगे। पता है क्यों? जैसे ही हम अपना कदम बढ़ाएंगे फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फिसल के गिर जाएंगे।
वॉक नहीं कर सकते। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप वॉक नहीं कर सकते, ऐसे से चल सकते हो। और ज्यादा हीरो बने ना, ऐसे किए ना, जैसे ऐसे फिसल जाओगे, मुंह टूट जाएगा, दांत गिर जाएगा, शादी भी नहीं होगा, समझा? ये जान लो। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप ऐसे कर सकते हो। एक जुगाड़ और है, और जरा इसमें एंगल हो तो मुंह टूट जाएगा, दांत गिर जाएगा। एक जुगाड़ और है, क्या? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हो, आपको उधर जाना है या आपको मतलब उधर जाना है ना, तो आप ऐसे मुंह इधर कर दो, फिर क्या थूकते रहो। मतलब अगर हम यहां थूकेंगे इधर तो हम जाएंगे पीछे, कैसे? अबे थूकोगे तो तुमने थूक पे, पानी पे, बहुत गंदा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, पानी ले लो, पानी पे तुम इधर तरफ फोर्स लगाओगे, पानी तुमको इधर फोर्स लगाएगा, तुम पानी आगे तुम पीछे, इक्वल अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, हाँ, अगर तुम अपने मुंडी पे फैन लगा लो ना, और इधर तरफ ऐसे टेबल फैन आगे तरफ हवा फेंकेगा, तब भी तुम पीछे पीछे से जाओगे। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर, जितना हवा पे आगे तरफ फोर्स उतना फैन पीछे तरफ फोर्स, फैन पीछे जाएगा मतलब फैन तुमसे अटैच है, वो भी पीछे जाएगा। तभी तो तुम किसी नाव पे खड़े तो जंप करते हो, तो तुम आगे चले तो नाव पीछे चली जाती, क्योंकि नाव ने तुम पे जितना फोर्स लगाया तो तुमने नाव लगा दिया, तुम आगे नाव पीछे। गोली मारी धाए, गोली मारी धाए, तो क्या हुआ? जितना गोली पे तुमने आगे फोर्स लगाया, गोली ने तुम पे उतना फोर्स पीछे लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलना है, फिसलना है, थूकते रहो, ठीक है? ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट द एयर इज ब्लोन एट द सेल फ्रॉम फैन अटैच टू द बोट। सेल वाली पर्दे वाली जो बोट होती है उस पर, और उसी मतलब बोट भी है यहीं पे, इस बोट पे मान लो पर्दा लगा है ऐसे, और यहीं पे फैन भी लगा है, तो क्या हम चले जाएंगे? देखो अगर ये ऐसा होता तब तो चले जाते, हमें पक्का पता, चले जाते। क्यों बताओ? पंखा चलता रहता, पंखा हवा को इधर फेंकता रहता, हवा इसको इधर तरफ फोर्स देता रहता, तो ये बोट पीछे की तरफ चलती रहती है ऐसे। अब हुआ ये कि इसने पंखे ने हवा फेंकी होगी आगे की तरफ, तो हवा ने इसको पीछे की तरफ धक्का मारा होगा, ये हवा यहां गई, टकराई, इस हवा ने इसको इधर तरफ धक्का मार दिया, इसने हवा को इधर धक्का मार दिया। तो हवा से हमें क्या मतलब? हमें तो सेल बोट से मतलब है। तो सेल बोट क्या जो था ना, उसमें क्या था, हवा ने इसको धक्का इधर मारा था, तो इधर जाने की टेंडेंसी होगी, लेकिन इसी हवा ने इस सेल बोट के इस पर्दे को इधर तक धक्का मार दिया, इसको इधर जाने की टेंडेंसी, मतलब जा ही नहीं पाएगा। लो खत्म काम। पर्दा ना हो तो चला जाता। समझे? कुछ नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, इसने पंखे ने हवा को धक्का मारा आगे तरफ, हवा ने कहा निकलो पीछे की तरफ, जैसे ही हवा यहां गई, इस पर्दे में लगी, पर्दे से कहा तुम आगे तरफ जाओ, तो पर्दा भी तो इसी से अटैच है। तो यार ये हवा एक बार इससे कहती है आगे जाओ, एक बार इससे कहती, पंखे से कहती पीछे जाओ, पंखा भी उसी से अटैच है, चल नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, स्टेशनरी रहे। हाँ, पर्दा ना होता तो काम बन जाता, पर्दा ना होता तो काम बन जाता, अकेला ऐसा हो तो चल जाता, पर्दे ने काम गड़बड़ कर दिया। जैसे गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी धक्का दे रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी धक्का दो, गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी से बाहर बैठ के धक्का दोगे तो तब चलेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी से बैठ गाड़ी धक्का दोगे, तुम गाड़ी के आगे धक्का दोगे, पैर तुम्हें पीछे धक्का दे देगा, काम खत्म। लेकिन बाहर से धक्का दोगे तो आप केवल गाड़ी को पुश करोगे, गाड़ी आप पुश करेगी, आप जाओ बाहर, क्या दिक्कत, गाड़ी आगे चली जाएगी। समझे? कुछ समझ में आया? बस आज इतना ही पढ़ाना था भैया, आज इतना ही पढ़ाना था। आप क्विक रिवीजन कर ले फटाफट।
तो हमने बताया कि एनएलएम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एनएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन है, सूडो फोर्स है और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। आज का लेक्चर बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, कंटेंट वाइज बहुत हल्का है, क्योंकि बेसिक्स बता रहे हैं। मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, ये सब बता रहे हैं। मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो इनर्शिया, मतलब मास इनर्शिया को मेजर करता है, कहने मतलब ये बात खत्म। फिर हमने आपको बताया फोर्स, फोर्स किसी बॉडी पे पुश या पुल होता है, फोर्स किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, शेप साइज भी चेंज करता है। फोर्स में हमने पता करना है क्या, ये इन 3 फोर्सेस बारे में पता करना है, टेंशन, नॉर्मल, वेट। एक्सेप्ट वेट, जो तुम फील करते हो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। टेंशन, नॉर्मल, वेट में जानना, तो टेंशन इस वायर में कैसे आता है, खींचते तो वायर के बीच की मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होता है, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, टेंशन कहलाता है। ओए होए, इस आदमी पर कौन, जानते हो ये आदमी कौन है, उनको बता ही दे कौन आदमी, बहुत डैशिंग आदमी है ये, ठीक है। तो ये आदमी स्टेबल बैठा था, स्टेबल पे, और इस आदमी के बीच में रिएक्शन लग रहा था। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को दबा रहे थे, उनके बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी, दैट्स इट। मोमेंटम, मोमेंटम हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम किसी बॉडी में कितना मोशन है इसको मेजर करता है। हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, हमने बताया मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करनी होती है। किसी बॉडी में ऐसे फोर्स लग रहा होगा, चेंज मोमेंटम निकालना हो तो इस तरह से निकाल लेंगे। कैसे? कंपोनेंट निकालेंगे विद डायरेक्शन, फिर सॉल्व करेंगे। यहां पे लोग गलती कर जाते हैं, कंपोनेंट नहीं निकालते, आप निकाल करोगे। इंपल्स क्या होता है, बड़े बहुत बड़े फोर्स की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होता है, कंटाप की वजह से चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसको बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहता है, मूव करता है तो मूव करता रहता है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने बताया कि डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम, मतलब फोर्स के। तो तोड़ मोड़ लिया हमने बताया इसमें 2 कंपोनेंट ऐसे लिखे जाते हैं, डीएम बाई डी टी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी है। अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब जब रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ाऊंगा तब। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने थोड़ा और अच्छे से लिखा था, उसी के बारे में बात करी थी। फिर हमने आपको बताया कि एवरेज फोर्स क्या होता है और इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होता है। फिर हमने आपको बताया किसी बॉडी का अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो तो उससे फोर्स क्या लगता है। किसी बॉडी में अगर किसी बॉडी की बात करें तो बॉडी में मतलब मास कांस्टेंट भी हो सकता है, बदल भी सकता है। बॉडी मतलब ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, आदमी, घोड़ा, बैल, कुछ भी। पार्टिकल होगा तब मास कांस्टेंट ले सकते हैं, उसमें भी बदल जाता है, लेकिन अपनी कॉमन लाइफ के लिए हम पार्टिकल का मास कांस्टेंट लेंगे, ठीक। तो अगर बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो उसमें फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड करता है उसका मास कैसा है। अगर कोई बॉडी बोले गिवन मास का है, कोई बॉडी बोले गिवन मास का है, कोई पार्टिकल बोला जाए, तब आप समझना मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा। एक ट्रक है और एक कार मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, वो ज्यादा दूर जाके रुकेगा। इन शॉर्ट जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस तक हमें चलना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, नहीं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले सोच लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, m ऊपर चला गया तो d इज प्रोपोर्शनल टू m आ गया। फिर हमने बताया एक पार्टिकल मूव कर रहा था, अभी बताया था इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने बताया इंपल्स कब कब लग रहे हैं, हर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर 2 सेकंड बाद इंपल्स लग रहा है। इंपल्स कितना लग रहा होगा, चेंज वेलोसिटी निकाल लो। यहां पे बहुत सारे बच्चों का ओशिट हो जाता है, चेंज वेलोसिटी इनटू मास कर दो, ठीक है। इंपल्स बोले तो चेंज मोमेंटम होता, फोर्स नहीं होता। फिर हमने पूछा यहां पे एवरेज फोर्स कितना लगेगा, तभी बताया था एवरेज फोर्स क्या होता है, स्लोप से निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज फोर्स स्लोप से निकालते हैं नहीं, एवरेज स्लोप से नहीं निकालते हैं, वो इंस्टेंटेनियस फोर्स देता है। एवरेज फोर्स क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है।
अगर मान लो मुझे चेंज मोमेंटम निकालना है तो एरिया निकालो या फिर इंटीग्रेट करके निकालो। यहां पर फोर्स एक्टिंग एट पूछा है, एट और इन का फर्क मैंने तुमसे समझा दिया। एक छोटे से शब्द ने पूरी जिंदगी बदल दी, एक छोटे से शब्द ने पूरी जिंदगी बदल दी। आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे फोर्स 2 सेकंड पे कितना आएगा वो तुमने निकाल लिया, m इंटू ए से एक्सेलरेशन निकाला और मास से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। कोई ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में हो सकता है ना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर एक एस्ट्रोनॉट है, एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप, द एक्सेलरेशन इन इंटरस्टेलर स्पेस पूछा है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर कोई XY प्लेन में कोई पार्टिकल चल रहा था, मोमेंटम ऐसे कुछ दे रखा था, हमसे पूछा गया था एंगल क्या होगा, तो हमने एंगल के बारे में क्या बताया, F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है। यहां पे हमने फोर्स निकाल लिया और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b से निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई ab करके। तो a b परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर तो थीटा 90 होता है, a थीटा 90 होगा तो a डॉट b क्या आएगा, 0 होगा। देखो यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, आंसर में वेट करेंगे हम आपका कमेंट सेक्शन में। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लगते हैं और कोई टाइम डिले नहीं होता है, ठीक है। तभी एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। बोट वाला क्वेश्चन बताया, अगर पर्दा ना होता तो बोट चली जाती आगे, पर्दा था इसलिए कैंसिल कर गया एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब ये इधर जो लग रहा था इधर जो लग रहा था, ये दोनों का समय ऐसा आया कि 0 हो गया, ये नहीं चल पाई, ठीक है, ये चल नहीं पाएगी। आज इतना ही पढ़ाना था, बाकी अगली क्लास में करेंगे धमाकेदार तरीके से। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, आई लव यू।